नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ क्या किसी तरह की कोई रणनीति बनाई जा रही है? क्या यह रणनीति शरद पवार, ममता बनर्जी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मिलकर बना सकते हैं? क्योंकि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रमंच की जो बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई है, उसमें इस बात को कहा गया कि कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता भेजा गया था लेकिन वो नहीं आए। यहां पर एक अहम बात है कि शरद पवार कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला चुके हैं, महाराष्ट्र में सरकार अभी भी चला रहे हैं, जिसमें शिवसेना भी एक भागीदार है। तो क्या शरद पवार सीधे, क्योंकि वो एनसीपी यूपीए का हिस्सा है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन भी है, तो क्या वो सीधे सोनिया गांधी को इसके लिए न्योता नहीं भेज सकते थे और सोनिया गांधी अपने किसी प्रतिनिधि को, किसी नेता को इस बैठक में भेजती? लेकिन यह माना जा रहा है कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने की थर्ड फ्रंट की कवायद हो रही है, उसमें कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ शरद पवार की जिस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, उन मुलाकातों का मैसेज अगर आप देखेंगे और बीच की जो हाल की चर्चाएं हैं जिसमें शरद पवार को की यूपीए चेयरपर्सन के लिए हिमायत की गई है, इन सब बातों का मैसेज ये निकलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस फ्रंट से दूर रखने की कवायद है, उसके सियासी कद को कम करने की कवायद है। लेकिन यहां यह बात भी समझनी होगी कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है बीजेपी को छोड़ के जिसका लगभग सभी राज्यों में संगठन है, कई राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल है और कई राज्यों में वो सरकार में भी है। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को बाहर रख के आप ऐसा कोई एक फ्रंट बना सकते हैं जो बीजेपी एनडीए के फ्रंट को चुनौती दे सके। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही शरद पवार के आवास पर यह बैठक हुई, उसके बाद ये जो मीडिया में खबर आई वो ये कि ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है। इस बैठक में ताजा मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये जो है इसमें थर्ड फ्रंट को लेकर कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आपने विपक्षी दलों के नेताओं को, न्यायपालिका से जुड़े लोगों को, पत्रकारों को और जो सोशल फील्ड में है उनको आपने बुलाया है, तो अगर आपने कोई ऐसी बैठक बुलाई तो वो मुकम्मल तौर पर बुलाई जानी चाहिए थी। कांग्रेस का जो मैंने अभी जिक्र किया, अगर कांग्रेस को आपको इनवाइट करना था तो उसका भी एक तरीका था, क्योंकि यूपीए में शरद पवार भी हैं, एनसीपी भी यूपीए का हिस्सा है और शरद पवार सोनिया गांधी को इसके लिए आमंत्रण भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका सीधा मैसेज ये निकलता है, अगर आप देखें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर की जो टीम है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करती है, जो इलेक्शन रणनीति बनाने का काम करती है, उसका जो कार्यकाल है वो 2026 तक बढ़ा है। और सीधी नजर यह है कि ममता बनर्जी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। शरद पवार निश्चित रूप से एक सीनियर नेता है, लेकिन यहां जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई थर्ड फ्रंट क्षेत्रीय दलों का, तमाम राज्यों के क्षेत्रीय दलों का, उसमें आप टीएमसी को ले लीजिए, उसमें आप वाईएसआर कांग्रेस को ले लीजिए, बीजू जनता दल को ले लीजिए, एनसीपी को ले लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लीजिए, पीडीपी को ले लीजिए, तमाम दलों को ले लीजिए, अगर इनका कोई फ्रंट बनाने की सोच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के अंदर है, बहुत सीनियर नेता एनसीपी के मुखिया शरद पवार के अंदर है, या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अंदर है, तो ऐसा क्यों मैसेज दिया जा रहा है कि इस फ्रंट से कांग्रेस को बाहर रखा जाएगा? यह बात सही है कि कांग्रेस 2014-19 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी है, लेकिन फिर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे लगभग 12 करोड़ के आसपास वोट मिले थे और 2014 के चुनाव में भी वो 11 करोड़ के आसपास वोट उसने बटोरे थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप कांग्रेस को किनारे रखकर ऐसा कोई फ्रंट बना लेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। कांग्रेस भले ही कई राज्यों में हारी है, खेत रही है, लेकिन बावजूद इसके वो कई राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल है। और शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो रचना बुन रहे हैं, जो वो एक चुनावी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी इस बात को समझा जाना चाहिए कि कांग्रेस का लगभग सभी राज्यों में ठीक ठाक संगठन है, जमीन पर उसके कार्यकर्ता हैं। और 2022 का जो साल है और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 16 राज्यों में लगभग
विधानसभा के चुनाव होने हैं और इनमें मैक्सिमम राज्यों में, उत्तर प्रदेश को अगर आप छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है और बहुत राज्यों में कांग्रेस जो है वो बीजेपी से आमने सामने लड़ने की क्षमता रखती है। चाहे आप इधर उत्तराखंड को ले लीजिए या और आप बाकी राज्यों को भी लेंगे, मध्य प्रदेश को लेंगे, छत्तीसगढ़ को लेंगे, राजस्थान को लेंगे, इन राज्यों में, गोवा में को लेंगे, इन राज्यों में कांग्रेस लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई है उसकी बीजेपी से। तो कांग्रेस का संगठन राज्यों में है और जो ये मैसेज दिया जा रहा है, जैसा मैं कह रहा हूं कि कुछ महीने पहले शिवसेना ने इस तरह के बयान शिवसेना की तरफ से आए कि यूपीए के चेयरपर्सन के लिए वो शरद पवार की हिमायत करती है। शरद पवार ऐसे नेता हैं जिनका सारे दल सम्मान करते हैं, तो इसे निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान के लिए चुनौती माना गया, क्योंकि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं और एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र की सरकार में हिस्सेदार हैं। तो यूपीए चेयरपर्सन के लिए शरद पवार के नाम को आगे बढ़ाने की हिमायत हो, या पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत, बीजेपी की हार के बाद एक थर्ड फ्रंट, तीसरे मोर्चे की जो बात कही जा रही है, उस बात को मैं शरद पवार को आगे रखने, ममता बनर्जी को आगे रखने, शरद पवार और प्रशांत किशोर की आपसी गुफ्तगू, इन सब के बीच में आप कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी ले लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल ले लीजिए, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी, वाईएसआर, कांग्रेस, बीजू जनता दल, ये जो तमाम दल है, शिवसेना ले लीजिए, ये स्टेट्स में अपने वहां मिलकर सरकार बना सकते हैं, अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, लेकिन उससे बाहर इनका कुछ नहीं है। ये मतलब साफ है कि इनके पास वैसी ताकत नहीं है कि ये बाहर कोई सियासी लहर पैदा कर पाएंगे। तो ऐसे हालात में अगर जो ये विपक्षी दल हैं, ये कोई फ्रंट बीजेपी के सामने बनाना चाहते हैं, कोई सेकंड फ्रंट भी लाना चाहते हैं, तो सेकंड फ्रंट जो है वो यूपीए है और उसी में इनको साथ आना होगा। और जो राजनीतिक गणित कहती है वो इस बात को कहती है कि अगर आप कांग्रेस को इग्नोर करते हो तो आप एक बहुत मजबूत गठबंधन बना पाने में सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि टीएमसी का भी आप जनाधार देखेंगे तो बंगाल के बाहर नहीं है, एनसीपी का देखेंगे तो महाराष्ट्र के बाहर नहीं है, एक आध कहीं विधायक हो तो अलग बात है। तो ये जो हालात हैं पूरे, इसमें इस सब के बीच में अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में जो 7 राज्यों में इलेक्शन है, उसके बाद 2023 में कई राज्यों में चुनाव है, इसमें कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेती है तो उसके जो पिछले प्रदर्शन है उनको भूलते हुए वो फ्रंट रेस में आ सकती है कि एक बार फिर से उसकी अगुवाई में एक ऐसा गठबंधन बने जो बीजेपी एनडीए के सामने खड़ा हो सके। लेकिन जो ये चल रही है कि कांग्रेस को छोड़कर हम एक फ्रंट बना लेंगे, वो मुझे मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि उसमें यूपीए के दलों को भी आप खींचोगे, जैसे आरजेडी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और जो तमाम दल अभी यूपीए में है, डीएमके है, इनको अगर आप खींचने की कोशिश करेंगे तो खींचतान बढ़ेगी और विपक्ष एक मजबूत चेहरा, एक मुकम्मल गठबंधन बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने नहीं दे पाएगा, एक बेहतर चेहरा नहीं दे पाएगा। और जो अभी जिसे मैं कह रहा हूं कि कोशिश जो चल रही है वो यही चल रही है कि कांग्रेस को किनारे किया जाए, लेकिन जो समझ है अपनी वो यही है कि राजनीतिक प्रदर्शन कांग्रेस का खराब रहा हो, कई राज्यों में उसने खराब प्रदर्शन किया हो, बंगाल में किया हो, असम में किया हो, बिहार में किया हो, लेकिन संगठन कांग्रेस के पास है और उसको बाहर रख के अगर कोई मोर्चा बनेगा तो वो उसकी आवाज, उसका चेहरा कितना एक्सेप्टेबल होगा, लोग उसे कितना अपना पाएंगे, कितना समझ पाएंगे, कितना जान पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और बीजेपी और एनडीए के सामने एक मजबूत गठबंधन दे पाना निश्चित रूप से मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि आने वाले दिनों में कि ममता बनर्जी, शरद पवार, प्रशांत किशोर मिलकर क्या चुनावी रणनीति तैयार करते हैं, क्या इनकी गणित इसी तरफ जा रही है कि कांग्रेस को अपनी शर्तों पर इस गठबंधन में लिया जाएगा, चेहरा हम तय करेंगे, चीजें हम तय करेंगे। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, लेकिन जो बीजेपी के लिए अगर आपको टक्कर देनी है एनडीए को, तो उसके लिए एक दल ऐसा होना चाहिए जो जिसकी नेशनल प्रेजेंस हो, जिसका लगभग सभी राज्यों में ठीक ठाक संगठन हो, कार्यकर्ता हो, झंडा उठाने वाले, नारे लगाने वाले कार्यकर्ता हो। तो इन सभी राज्यों में कांग्रेस, इन सभी राजनीतिक दलों में विपक्ष, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका लगभग सभी राज्यों में संगठन है और जो कोई गठबंधन बनना हो वो कांग्रेस के बिना बनना मुझे कम से कम मुश्किल दिखाई
तो ये थर्ड फ्रंट को लेकर, तीसरे मोर्चे को लेकर, एंटी बीजेपी फ्रंट को लेकर और पहले भी कवायद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले याद होगा आपको हुई है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के मुखिया हैं, उन्होंने भी ऐसी कवायदें की थी लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ सकी थी। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी अभी जो बयान आया है कि ये तीसरे मोर्चे और चौथे मोर्चे की जो बातें हैं वो बहुत काम की एक्सरसाइज नहीं है और उन्होंने जो मैसेज दिया वो यही है कि थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट अभी बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकता, चुनौती नहीं दे सकता। तो इसके भी मैसेज वही हैं सारे कि जो बीजेपी एनडीए के सामने है उसके सामने एक सीधा दूसरा मोर्चा चाहिए। थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट कांग्रेस के बिना अगर बनाने की कोशिश होगी तो निश्चित रूप से वो वैसा प्रभावकारी नहीं हो सकता। भले ही आपने बंगाल में बीजेपी को हरा दिया हो या आपने महाराष्ट्र में उसको सत्ता से बाहर रखा हो, फिर भी मुश्किल दिखता है अगर आप कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।